तो शुरू करते हैं आप नया चैप्टर। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 17 है, 17। और इसका टॉपिक है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो हम बात कर रहे थे कि नया चैप्टर है, इसका नाम है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मशीन्स में हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये वो टाइप ऑफ मशीन है जिसमें हमें मैकेनिकल वर्क की ज़रूरत नहीं होती, हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हीट सोर्स की ज़रूरत है, और वो भी वेस्ट हीट। तो आजकल बहुत रिसर्च हो रही है, लोग पीएचडी कर रहे हैं धड़ाधड़। यूईटी के कई प्रोफेसर पीएचडी करके आए रिसेंटली, यंग लोग, और वो इस टॉपिक में कि भाई हाउ टू हार्नेस द वेस्ट हीट, यानी वेस्ट हीट को कैसे लगाम दी जाए, उसके घोड़े पे सवार होकर उससे काम लिया जाए। वो वेस्ट हीट कहाँ कहाँ होती है? आप देख रहे हैं कि आपका आईसी इंजन चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, और उसका एग्जॉस्ट गैस खारिज हो रही है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कोई फायदा नहीं उसका, वो ज़ाय हो रही हवा में। इस हीट को यूज़ किया जा सकता है और एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन मशीन चलाई जा सकती है, जिससे कई सौ टन या कई सौ किलोवाट का एयर कंडीशनर चलाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट हीट की मदद से। दूसरा जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पे कि भाई सूरज भी तो जो है इनफाइनाइट सोर्स ऑफ हीट है, और ये सस्टेनेबल है, यानी कि रोज़ाना नया सूरज निकलता है, हमें उसमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, अल्लाह का शुक्र है, खुद ब खुद काम हो रहा है। उस हीट को भी हम ज़ाय कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हार्नेस कर सकते हैं। हम तो इस हीट से बचते हैं, लेकिन ये अल्लाह की नेमत है। तो इसी से सारे कारोबार चलते हैं ज़मीन पे, इसी से खेती बाड़ी होती है, इसी से दरख्त उगते हैं, इसी से हवाएं चलती है, और इसी से बारिश होती है। तो सूरज ना हो तो ज़िंदगी ना हो ज़मीन पे। तो सूरज का एक और तरीका ये भी है कि गर्मी को इस्तेमाल करो, सूरज की हीट को भी इस्तेमाल करो, तो और उससे कूलिंग करो, एयर कंडीशनर चलाओ। और वो ये टाइप ऑफ एयर कंडीशनर है जिसकी हम अभी आपके सामने बात कर रहे हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो आपने देखा कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो आपने चैप्टर 10 में अभी ख़त्म किया है, पढ़ा है, तो उसमें लो प्रेशर पे एक वेपर लिक्विड जो है ना, हाईली वॉलेटाइल लिक्विड गैस है, वो उसको बॉयल होती है। वो जब बॉयल होती है तो उससे कूलिंग पैदा होती है, लेकिन वेपर लो प्रेशर पे इसको हाई प्रेशर पे लेके जाएंगे तो वो कंडेंस होगा। इस वेपर को हवा में ज़ाया नहीं कर सकते, कीमती गैस है। तो इसको दोबारा रिसाइकिल करने के लिए कंप्रेसर की मदद से हाई प्रेशर पे ले जाना पड़ता है, और हाई प्रेशर पे ही वो कंडेंस होगी हवा के आम आम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, जो कि दुनिया में 30-35 डिग्री होता है, हमारे यहाँ 40-45-50 डिग्री होता है, तो जो कि बहुत हाई है। तो उसमें कंप्रेसर को वर्क करना पड़ता है, और कंप्रेसर जो है ना बहुत ही एक्सपेंसिव डिवाइस इस लिहाज से कि उसमें बिजली भी खर्च होती है। इनिशियल कॉस्ट तो है ही है, उसके बाद बिजली भी खर्च होती है, और वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा होता है, मूविंग पार्ट्स है। जबकि एब्जॉर्प्शन सिस्टम में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, सिर्फ इक्विपमेंट है, हीट एक्सचेंजर्स हैं, और पाइप्स हैं, और ड्रम्स हैं, और रिसीवर्स हैं, टैंक्स हैं, ये यूज़ होते हैं। तो उसमें दो किस्म की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक को हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं और एक को एब्जॉर्बेंट कहते हैं। यानी रेफ्रिजरेंट वेपर को बजाय कंप्रेसर के लगाकर उसको कंप्रेस करने के, हम रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में या सॉलिड में डिजॉल्व करके एक सोल्यूशन बना लेते हैं। लिक्विड सॉलिड इसलिए कहा है कि दो किस्म के हमारे यहाँ सिस्टम है एब्जॉर्प्शन के, एक कहलाता है लिथियम ब्रोमाइड वाटर सिस्टम, और एक कहलाता है एक्वा अमोनिया सिस्टम। तो एक्वा अमोनिया में तो वाटर इज एब्जॉर्बेंट ऑफ अमोनिया, और अमोनिया इज द रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट जिस चीज़ में डिजॉल्व हो उसको उसको कहते हैं एब्जॉर्बेंट, और डिजॉल्व होने वाला रेफ्रिजरेंट जो है उसको कहते हैं रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट वो है जो कूलिंग करता है। तो वाटर भी कूलिंग के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है अगर उसका वैक्यूम में रखा जाए, वैक्यूम में बॉयल किया जाए,
पानी वैक्यूम में बॉयल हो जाता है 4 या 8 किलो पास्कल अगर प्रेशर हो तो 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे, बहुत नीचे जाते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 100 किलो पास्कल होता है, 4, 8 या 6, 10 किलो पास्कल पे पानी बॉयल होता है और उस वक्त 4 डिग्री 5 डिग्री कूलिंग आपको मिल सकती है। तो एक ये भी इस्तेमाल किया जाता है वाटर। अब वाटर अगर रेफ्रिजरेंट है तो उसका एब्जॉर्बेंट क्या होगा, वाटर को पंप कैसे करेंगे, स्टीम को बगैर पंप बगैर बगैर कंप्रेसर के। तो उसका तरीका ये है कि कुछ साल्ट्स ऐसे हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि नमक अगर आप रखें, आम ऑर्डिनरी नमक जिसको हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, वेट वेदर में जब बारिश का सीजन हो या बाहर धुंध छाई हो, आप टेबल पर रखें तो वो डिजोल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली, उसमें वो पानी बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। ये पानी कहाँ से आया, ये एटमॉस्फेयर से पानी एब्जॉर्ब हुआ नमक के अंदर, और नमक जो है ना पानी मिलकर वो लिक्विड बन गए, सोल्यूशन बन गए। यही एग्जैक्टली यही तरीका हम इस्तेमाल करते हैं एक एब्जॉर्प्शन सिस्टम में जिसका नाम है लिथियम ब्रोमाइड वाटर सिस्टम। लिथियम ब्रोमाइड साल्ट होता है, क्रिस्टल एंड सॉलिड चीज है, और वाटर जो है ना लिक्विड है। लेकिन हम वाटर को पहले स्टीम बनाते हैं इवेपोरेटर में, लो प्रेशर पर वैक्यूम में। वो स्टीम जब साल्ट के ऊपर से गुजरती है तो साल्ट को अपने अंदर डिजॉल्व करके वो लिक्विड बन जाती है, और लिक्विड का एक मिक्सचर बन जाता है, यानी कि नमक का और पानी का। तो उसको हम कहते हैं सोल्यूशन। तो ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को आसानी से आप पंप के जरिए, छोटी सी कैपेसिटी का पंप, क्योंकि लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम होता है, 1 किलो लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा 1 लीटर होगा, लेकिन 1 किलो स्टीम का वॉल्यूम जो भी आप इतना बड़ा कमरा है उसमें डाल दें वो भी भर जाएगा। तो उसको पंप करने में, कंप्रेस करने में एक यानी कि कई सौ लीटर, 1 किलो स्टीम के कई सौ लीटर जो है ना वेपर बनता है। तो उस वेपर को कंप्रेस करने के लिए बहुत बड़ा कंप्रेसर चाहिए, लेकिन इससे बचने का तरीका है कि स्टीम को डिजॉल्व कर लो नमक में, तो आपके पास छोटा सा 1 गिलास या 2 गिलास के बराबर आपका वो लिक्विड बन जाएगा। उसको आप पंप के जरिए कंप्रेस यानी कि हाई प्रेशर पे ले जाएं और एक दूसरी जगह, दूसरे वेसल में, दूसरे टैंक में डाल दें। तो वो जो टैंक होता है दूसरा, उसको हम जनरेटर कहते हैं, जिसमें लिक्विड यानी सॉलिड साल्ट यानी रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्बेंट, रेफ्रिजरेंट को यानी स्टीम को अपने अंदर डिजॉल्व करके लिक्विड बनाते हैं, उसको एब्जॉर्बर कहते हैं, क्योंकि उसमें रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब होता है और लिक्विड बनता है। अब एब्जॉर्बर को में जब सोल्यूशन बन गया तो उसको पंप करके हम दूसरे प्रेशर पे ले जाते हैं, हायर प्रेशर पे। अब हायर प्रेशर पे फिर दोबारा साल्ट और वाटर को अलग-अलग करते हैं। तो उसका यही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ये कि आप उसको हीट देते हैं। अगर आप हीट बाकायदा ऑयल जला के दें तो बहुत महंगा सौदा है, बहुत महंगा सिस्टम बनेगा, रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं, शुरू में मैंने बताया था कि वेस्ट हीट को हार्नेस करते हैं, यानी सोलर हीट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सोलर डिशेस, पैराबोलिक डिशेस ले और उसको टैंक के ऊपर कंसंट्रेट करें तो वो पानी बॉयल करना शुरू हो जाएगा। तो जब सोल्यूशन बॉयल होगा तो उसमें से स्टीम अलहदा हो जाएगी, यानी कि प्योर वाटर की स्टीम अलहदा हो जाएगी, नमक अलहदा हो जाएगा, या गाढ़ा नमकीन पानी अलहदा हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं वीक सोल्यूशन, जिसमें में से पानी उबल जाए लेकिन पीछे नमक का गाढ़ा सोल्यूशन बच जाए, कड़वा, तो उसको हम कहते हैं वीक सोल्यूशन। स्टीम अलहदा हो गया, इसका मतलब रेफ्रिजरेंट अलहदा हो गया। अब स्टीम को हम ठंडा करके अलग से दूसरे टैंक में ले जाते हैं और वहाँ आम पानी से उसको ठंडा करके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे उसको कंडेंस कर लेते हैं, तो वी गेट प्योर रेफ्रिजरेंट यानी प्योर वाटर अगेन। तो ये वो तरीका है जिसको हम कहते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब वो बाकी जो है ना वो लिक्विड पानी जो है वो थ्रॉटलिंग वाल्व में वो थ्रॉटल होता है, यानी कि विदाउट चेंज इन एंथैल्पी वो उसका प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप होने के बाद वो लिक्विड, ठंडा लिक्विड पानी जो है ना वैक्यूम के अंदर होता है, सारा साइकिल वैक्यूम तो वैक्यूम बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। लेकिन इसमें भी दो प्रेशर होते हैं, एक लो प्रेशर, हाई प्रेशर। वैक्यूम के अंदर भी दो प्रेशर होते हैं, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। इसमें भी प्रेशर रेशो 8, 9, 10 तक होता है जिस तरह दूसरे सिस्टम में, लेकिन स्टिल हाई प्रेशर भी
मच लेस देन एटमॉस्फेरिक होता है, यानी कि बिलो एटमॉस्फेरिक वैक्यूम होता है। तो उससे ये फायदा है कि आप इवेपोरेटर में भी और कंडेंसर में भी उसको कंडेंस कर सकते हैं पानी को, और इवेपोरेटर में उसको बॉयल कर सकते हैं 4, 5, 6 डिग्री पर। अब वो बॉयल कैसे, यानी कंडेंस कैसे करते हैं और बॉयल कैसे करते हैं? कंडेंस पानी से करते हैं और बॉयल करते हैं चिल्ड वाटर से। चिल्ड वाटर वो चीज़ है जिससे हम एयर कंडीशनर चलाते हैं। कूलिंग कॉयल रूम के अंदर जाती है, वहाँ एक कूलिंग कॉयल होती है, उसके अंदर से ये ठंडा पानी 60 डिग्री पे एंटर होता है और 5 डिग्री उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हवा रूम एयर जिसको कूल करना होता है उसकी हीट लेकर वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो फिर वापस आके इवेपोरेटर में आता है, ये जो रेफ्रिजरेशन मशीन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन मशीन। तो इससे ये साइकिल कंप्लीट होता है, इसको हम कहते हैं। तो इसमें 4 बेसिक कंपोनेंट है, ये आपके सामने है, और एक एक्स्ट्रा भी है, वो एक एडिशनल है। ये आपके सिस्टम डायग्राम आपके सामने है। जो चीज़ें मैंने आपको ज़बानी बताई हैं वो इस डायग्राम में सारी मौजूद हैं। यहाँ तक हम पहुँचे थे, स्टार्ट हमने यहाँ से किया था एब्जॉर्बर से। एब्जॉर्बर में आप देख रहे हैं कि यहाँ से वेपर आ रहा है, स्टीम आ रही है लो प्रेशर पे, और ये एक टैंक है, इसमें बस छोड़ दी जाती है। ये हमने अलग अलग इसलिए दिखाएं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक्चुअली ये एवेपोरेटर इसके अंदर होता है, ये इसके अंदर एक ट्रे की शक्ल में होता है, ये बहुत बड़ा टैंक होता है, टैंक के अंदर ऊपर ट्रे की शक्ल में होता है और उसमें से स्टीम उबल रही होती है। अब वो स्टीम जो है ना, यहाँ से जनरेटर से, जब हमने कहा था कि हीट चाहिए होता है, ये क्यू दिखाया गया है, क्यू जी का मतलब क्यू जनरेटर। तो जहाँ हम सोल्यूशन को बॉयल करते हैं उसको जनरेटर कहते हैं, जहाँ कंडेंस करते हैं प्योर वाटर को उसको कंडेंसर कहते हैं, जहाँ इवेपोरेट होता है प्योर वाटर लो टेम्परेचर पे उसको इवेपोरेटर कहते हैं, और जहाँ ये स्टीम यानी प्योर वाटर लो प्रेशर पे एब्जॉर्ब होता है नमक में, उसको हम एब्जॉर्बर कहते हैं। तो ये एब्जॉर्बर से लिक्विड बन के हमने छोटा सा पंप, थोड़ी सी बिजली की जरूरत है, वो खर्च करके उसको हम दोबारा जनरेटर में बेचते हैं। जनरेटर से स्टीम हीट प्रोवाइड करेंगे तो स्टीम निकल जाएगी, प्योर वाटर यहाँ कंडेंसर में आ जाएगा। कंडेंसर को आप कूल करेंगे तो क्यूसी यानी हीट खारिज करनी पड़ेगी कंडेंसेशन की। तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से, यानी कि वेपर को हमने पंप किया, फिर वेपर को सेपरेट किया, फिर वेपर को फिर कंडेंस किया, कंडेंस करके फिर हमने फिर लिक्विड को बॉयल किया, इसलिए हमने कूलिंग हासिल की। प्रोसेस 1, 2, 3, 4, 5 और 4, 5, 6, 7 तक आता है। तो 7 स्टेप्स में हम ये साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसमें एक जो 5वां आइटम है, 4 आइटम तो नजर आ रहे हैं रेक्टेंगल वाले, एब्जॉर्बर, जनरेटर, कंडेंसर, इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब कहाँ से होती है? चिल्ड वाटर लेके आता है। और कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होती है, रिजेक्ट कैसे होती है? कूलिंग वाटर के जरिए होती है। और जनरेटर में हीट इनपुट होती है, हीट इनपुट कहाँ से होती है? ये आपके पास कोई वेस्ट हीट का सोर्स होना चाहिए। जिस तरह कि मैंने एग्जांपल दी थी कि आपके पास अगर हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा जनरेटर एक लगा हुआ है, हर जगह होता है, कमर्शियल बिल्डिंग में, फैक्ट्रीज में, कारखानों में, वो हीट ज़ाहिर कर रहा है, उसका एग्जॉस्ट गैस को आप एक पाइप के जरिए इसके अंदर से गुजारें तो ये जो ना इसकी इसका सोल्यूशन बॉयल होना शुरू हो जाएगा और वो आपको मुफ्त में वो हीट मिल जाएगी। उसके बाद पीछे जो सोल्यूशन बचता है उसमें पानी तो उड़ चुका होता है, तो फिर भी वो सोल्यूशन ही रहता है, सॉलिड तो हम नहीं कर, बिल्कुल खुश्क नहीं कर सकते उसको, साइकिल ही बंद हो जाएगा। तो उसको हम दोबारा थोड़ा सा, वो उसमें पानी होता है और ज़्यादातर नमक होता है, यूँ समझ लिया कि पानी उड़ गया और नमकीन पानी थोड़ा सा रह गया कड़वा, तो उसको हमने एक्सपेंशन वाल्व है, यहाँ एक्सपेंशन वाल्व में हमने उसको एक्सपेंड करके दोबारा एब्जॉर्बर में ले आए, और एब्जॉर्बर में चूंकि स्टीम आ रही है वो फिर उसमें पानी का इजाफा हो जाएगा और सोल्यूशन रिच बन जाएगा। ये रिच और वीक सोल्यूशन का कंसेप्ट जरा क्लियर कर लें। हम तो आदि है ना कि भाई हमें शरबत पीना है, रूह अफ़ज़ा पीना है, तो उसमें चीनी मिठास ज्यादा होगी तो ये रिच शरबत कहलाएगा, है ठीक है ना? इसलिए आपको चीनी चाहिए, मीठा चाहिए। लेकिन यहाँ साथ कुछ और है कि नमक का और पानी का मिक्सचर है, आपको नमकीन पानी चाहिए तो नमक ज्यादा होगा तो वो रिच कहलाएगा, लेकिन यहाँ उलट है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट वाटर है, नमक नहीं है। तो जिसमें वाटर ज्यादा होगा वो रिच कहलाएगा, ठीक है, और जिस सोल्यूशन में वाटर कम होगा, नमक ज्यादा होगा, उसको हम वीक सोल्यूशन कहेंगे।
ये बात आप क्लियर कर लें। अच्छा, अब जो है ये जो पांचवा आइटम है इसको हम हीट एक्सचेंजर कहते हैं कि इसमें सिंबॉलिकली आप एक अलग से एक पाइप इधर दिखा रहे हैं जिगजैग है, किधर ये एक्चुअली कॉइल है और उसके ऊपर से ये शेल एंड ट्यूब टाइप होता है और उसके अंदर से जो है ना एक तरफ जो है ना ठंडा लिक्विड, दूसरी तरफ गर्म लिक्विड, तो गर्म लिक्विड अपना गर्म फ्लूइड अपना हीट जो है ना ठंडे फ्लूइड के देता है। इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए कि इसकी एफिशिएंसी, इसके परफॉर्मेंस, इसकी सीओपी कई गुना बढ़ जाती है अगर हम ये काम करें कि जनरेटर से जो गर्म सोल्यूशन आएगा तकरीबन होता है 100 डिग्री 90 डिग्री, तो उसको एब्जॉर्बर में 40-45 डिग्री लाना है तो वो तो हीट बहुत ज़्यादा, यहाँ कूलिंग बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बर में करनी है। आपने क्यू ए ये कूलिंग वाला पानी, दूसरा क्यू सी ये कंडेंसर की कूलिंग है और हीट रिजेक्टेड है, और क्यू ए जो है एब्जॉर्बर की हीट रिजेक्टेड है। जहाँ हीट रिजेक्शन है इसका मतलब वहाँ कूलिंग हो रही है, जहाँ हीट एडिशन है इसका मतलब वहाँ हीटिंग हो रही है। तो हीट एडिशन जनरेटर में होता है और हीट एडिशन इवेपोरेटर में होता है, हीट रिजेक्शन कंडेंसर में होता है और एक और हीट रिजेक्शन एब्जॉर्बर में होता है। तो एब्जॉर्बर में जब हीट रिजेक्ट ही करनी है तो हम पहले से कहीं से ठंडा करके लाते हैं। वो कैसे करते हैं कि एब्जॉर्बर में से 40-45 डिग्री पे आप जनरेटर में भेज रहे हैं, तो जनरेटर में तो हमें उसको 100 तक लाना है, तो इसका मतलब ज़्यादा हीट खर्च होगी। तो हम क्या करते हैं, जनरेटर का गर्म पानी ऑलरेडी 90 या 100 डिग्री पे आ रहा है और एब्जॉर्बर का पानी जो ऑलरेडी 40-45 पे रहा था, उनको आपस में हीट एक्सचेंज करवाते हैं, यानी कि मिक्स किए बगैर जनरेटर वाले वीक सोल्यूशन की हीट हम इसको देते हैं एब्जॉर्बर के रिच सोल्यूशन को, और रिच सोल्यूशन ऑलरेडी हीट होकर जनरेटर में पहुंचता है तो उसको हीट इनपुट की कम जरूरत पड़ती है, क्यों जनरेटर की कम जरूरत पड़ती है। और ये एब्जॉर्बर वाला पानी जो ठंडा होके आता है, वीक सोल्यूशन एब्जॉर्बर में आता है, वो ऑलरेडी ठंडा हो चुका होता है, तो हमें यहाँ कूलिंग कम करनी पड़ती है। तो ये डबल फायदा है। तो एब्जॉर्बर में कूलिंग कम, जनरेटर में हीटिंग कम, तो हमें डबल फायदा हुआ। तो इससे ये हुआ कि हीट एक्सचेंजर का ये एडवांटेज है, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। अगर आपसे कोई सवाल करे कि भाई इसके बगैर भी तो ये चलेगा, आपका यहाँ बेशक चलेगा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कम होगी, जनरेटर में हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी तो उसके सीओपी कम हो जाएगी। जनरेटर की हीट ही वो एनर्जी जो हम इनपुट देते हैं, हालांकि वो मुफ्त हमें मिलती है और हीट वेस्ट हीट हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी एक नेमत है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सूरज की रोशनी हो या वेस्ट हीट हो। और फैक्ट्रियों में, कारखानों में वेस्ट हीट बहुत तरीके से खारिज होती है। स्टीम बॉयलर होते हैं, हॉट वाटर हीटर होते हैं, वो हम काम करने के बाद वो हीट नाली में बहा देते हैं, तो उसको इस्तेमाल कर लें तो आपसे कई टन का एयर कंडीशनर चला सकते हैं इस टाइप का। तो ये जनाब 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। आपके सामने 5वां हीट एक्सचेंजर है और इस साइकिल को हम कहते हैं लिथियम ब्रोमाइड वाटर साइकिल, क्योंकि लिथियम ब्रोमाइड LiBr लिखते हैं, रिमेंबर L कैपिटल I स्मॉल लिथियम, B कैपिटल R स्मॉल ब्रोमाइड। तो लिथियम ब्रोमाइड डैश वाटर सिस्टम। तो वाटर जो है यहाँ रेफ्रिजरेंट है, लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बेंट है और सॉलिड है, यानी क्रिस्टलाइन साल्ट। तो दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स और इसका नाम है लिथियम ब्रोमाइड वाटर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इसका थर्मल एनालिसिस हम पढ़ेंगे आगे जाकर, अभी हम सिर्फ टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, कोई बात करना चाहता है? Anybody wants to talk to me? चलिए, नहीं करना चाहता तो म्यूट ही रखते हैं आप। ये आपके सामने एक और सिस्टम दिखाया गया है, ये भी एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, लेकिन इसमें ज़रा डिफरेंट है, नक्शा कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन बेसिकली वो उसी तरह है। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये है, इसको हम यानी कि जनरेटर के ऊपर, जनरेटर का वहाँ हमने एक बॉक्स बनाया था, एक डिब्बा बनाया था, यानी सिलेंडर बनाया था। इसके ऊपर एक और सिलेंडर के ऊपर एक और टावर बना हुआ है सिलेंडर, और उस टावर के अंदर प्लेटें लगी हुई है, ये अल्टरनेटली एक इधर से आ रही एक इधर से आ रही। ये प्लेटें दरअसल सेमी सर्कुलर हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, और उसमें सुराख होते हैं, जिस तरह आटे की छन्नी होती है बहुत सारे सुराख होते हैं, इसमें बहुत सारे सुराख होते हैं। मकसद ये है कि इसमें से छन छन के सोल्यूशन जब हम ऊपर से गिराते हैं, ये यहाँ से ये एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्बर से पंप के जरिए हमने पंप किया, हीट एक्सचेंजर में से गुजारा, हीट एक्सचेंज किया, तो उसके बाद यहाँ डायरेक्ट जनरेटर में आते थे। हमने जो पिछला साइकिल पढ़ा है लिथियम ब्रोमाइड वाटर वाला,
तो उसमें तो इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लिथियम ब्रोमाइड सॉलिड है, वाटर जो है स्टीम है, उसको बॉयल करो तो वाटर के साथ नमक नहीं जाएगा, प्योर वाटर। लेकिन यहाँ अमोनिया है, इसको हम अमोनिया वाटर सिस्टम कहते हैं या एक्वा अमोनिया सिस्टम कहते हैं। एक्वा अमोनिया वो सोल्यूशन है जिसके अंदर पानी का वो सोल्यूशन जिसके अंदर अमोनिया डिजोल्व हो जाए। तो ये लिक्विड अमोनिया बहुत ही इरिटेटिंग गैस है, पॉइजनस गैस है। उस वो पानी के साथ उसको बड़ी मोहब्बत, पानी में बेशुमार हद तक वो बड़ी हद तक वो डिजोल्व हो जाता है। जितने उसमें डालो पानी को, पानी के अंदर इस गैस को वो डिजोल्व करके एसिड बनाते हैं। तो इसको जब पानी में डिजोल्व होकर हम ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे हीट है, तो हीट से अमोनिया तो वॉलेटाइल है, वो रेफ्रिजरेंट है। इस सिस्टम में रेफ्रिजरेंट क्या है? अमोनिया है, याद रखो। तो वो जो लिथियम ब्रोमाइड वाटर सिस्टम था उसमें वाटर रेफ्रिजरेंट है, याद रखो। यहाँ उलट है, क्यों यहाँ साल्ट नहीं है, अमोनिया। अमोनिया इज रेफ्रिजरेंट, और अमोनिया को जिस चीज़ में डिजोल्व करते हैं वो कहलाता है एब्जॉर्बेंट, और वो वाटर है। तो वाटर इज एब्जॉर्बेंट, अमोनिया इज रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट से कूलिंग होती है। अब अमोनिया हाईली वोलेटाइल है, तो उसको बॉयल करते ही एकदम फ्लैश होता है, बादल उठते हैं गैस के, और वो फ्यूम्स उठते हैं, और वो फौरन उसके साथ पानी के ड्राफ्ट्स भी जाते हैं, क्योंकि अमोनिया और पानी में बड़ी मोहब्बत है। इसको एफिनिटी, अंग्रेजी में कहते हैं एफिनिटी। अमोनिया हैज अ लॉट ऑफ एफिनिटी विद वाटर। तो उससे फिर सेपरेट करना बड़ा मसला है। अगर ये दो चीज़ें हम ना लगाएं, एक ये रेक्टिफायर जिसको कहते हैं, और एक ये इसको एनालाइजर कहते हैं, ये दोनों ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें हम ये जो वो जो वेपर है अमोनिया का, हाईली वोलेटाइल वेपर है अमोनिया का, उसको हम पानी में डिजोल्व करके सेपरेट, पानी से सेपरेट करते हैं, पानी को ट्रैप करके सेपरेट करते हैं। तो ये पानी का ट्रैप है। तो इन दो चीज़ों से पानी ट्रैप हो जाता है, और प्योर नाइट्रोजन जो है आगे जाती है, सॉरी प्योर अमोनिया आगे जाती है कंडेंसर में, ताकि हमें एवेपोरेटर में प्योर अमोनिया मिले। अगर कंडेंसर के बाद, थ्रॉटलिंग वाल के बाद अमोनिया के साथ पानी भी चला गया, तो वहाँ लो प्रेशर, लो टेम्परेचर में माइनस टेम्परेचर होता है, -30 हो सकता है, -35 हो सकता है। तो पानी तो बन गया बर्फ। जो ही पानी बर्फ बनेगा, आपके सारे पाइप, आपकी सारी प्लम्बिंग, आपके सारे वाल्व बंद हो जाएंगे, मशीन बंद हो जाएगी, और आपकी कूलिंग का सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसलिए ये दो आइटम बहुत ज़रूरी है, रेक्टिफायर और अमोनिया सिस्टम में। तो रेक्टिफायर का दूसरा नाम पुरानी किताबों में ये भी है, डीफ्लैगमेटर। किसी ज़माने में इसको डीफ्लैगमेटर कहा जाता था। तो ये ज़रा मुश्किल लफ्ज़ था, बच्चों की ज़बान पर नहीं आता था, डीफ्लैगमेटर। तो उसका नाम रेक्टिफायर रख दिया गया, रेक्टिफाई करता है किसको? अमोनिया में से पानी को निकालता है, रेक्टिफिकेशन इसको कहते हैं। उसके बाद एनालिसिस, यानी करने वाले को भी एनालाइजर कहते हैं, कि वो मजीद, एनालिसिस का मतलब दो चीज़ों को सेपरेट करना, मजीद जो है ना, यहाँ से भी मजीद कतरात अगर पानी के इसके साथ अमोनिया के साथ चले जाते हैं, तो यहाँ एक ऐसा मुश्किल रास्ता उसको दिखाते हैं कि यहाँ उसको पानी अगर कोई है भी तो उसके ड्रॉप सेपरेट हो जाए, नीचे से ड्रेन कर लें उसको, और दोबारा जनरेटर में भेज दें, तो पानी वापस जनरेटर में आ जाता है, और प्योर अमोनिया कंडेंसर में जाती है। तो बाकी एलिमेंट्स वही हैं जो पिछले साइकिल में थे, जो यानी लिथियम ब्रोमाइड वाटर में थे, यानी कंडेंसर था, उसमें वेपरेटर था, थ्रॉटल वाल्व था, और एब्जॉर्बर था, और जनरेटर था, और हीट एक्सचेंजर था। वो यहाँ भी है, लेकिन उसमें ये रेक्टिफायर एनालाइजर नहीं था, यहाँ रेक्टिफायर एनालाइजर है। दिस इज द मेन डिफरेंस। यहाँ पंप है छोटी कैपेसिटी का। तो आपने देखा कि इसमें कहीं भी कंप्रेसर नहीं है। वेपर को कंप्रेस करने के लिए आपको कंप्रेसर की जरूरत नहीं है, आप वेपर को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, फिर उसको हीट के जरिए अगेन रेफ्रिजरेंट को सेपरेट करते हैं, और फिर कंडेंस करते हैं। हर जगह हीट यूज होती है, हीट ट्रांसफर होता है, और इसमें वर्क ट्रांसफर नहीं होता। छोटा सा वर्क होता है कि इसमें इस पंप में, क्योंकि लिक्विड को पंप करना और बात है, वेपर को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत हाई होता है। ये दो सिस्टम की टाइप्स आपने पढ़ ली है। ऊपर हमने इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है ना डिस्कस किए हैं। तो अभी हम टाइम देखते हैं कि 1:45 हो गए, तो 5 मिनट और हैं तकरीबन। तो हाँ, 5-10 मिनट शायद हम गुजार लें। तो अभी वक्त है, तो हम एब्जॉर्प्शन सिस्टम की जो है ना दो टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं। एक का नाम है लिथियम ब्रोमाइड वाटर सिस्टम, और दूसरे का नाम है अमोनिया वाटर सिस्टम।
तो लिथियम ब्रोमाइड वाटर में वाटर रेफ्रिजरेंट है, अमोनिया वाटर और अमोनिया एक्वा अमोनिया सिस्टम में अमोनिया रेफ्रिजरेंट है। तो अब आप देखते हैं इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा किस में क्या एडवांटेज है, किस में क्या खामियां क्या खूबियां हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अमोनिया वाटर सिस्टम। इसको एक्वा अमोनिया भी कहते हैं। एक्वा मीन्स पानी, वाटर, और अमोनिया इज अमोनिया। तो एक्वा अमोनिया यानी कि वो अमोनिया जो पानी में डिजोल्व हो गया है, तो उस सोल्यूशन को हम एक्वा अमोनिया कहते हैं, अमोनिया वाला पानी। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज़ होता है ये वाला सिस्टम? डोमेस्टिक यूनिट। आज से तकरीबन 100 150 साल हो गए। इलेक्ट्रोलक्स स्वीडन के कंपनी से उसने ये यूनिट सबसे पहले बनाया था, और एग्जैक्टली उसी तरह का यूनिट जो दो स्टूडेंट्स ने एज ए प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया था, अंडर ग्रेड स्टूडेंट थे। तो वो आपकी लैब में, आप लकी हैं कि आपकी लैब में पड़ा हुआ है। आप हीट ट्रांसफ़र लैब में जाएं, हीट ट्रांसफ़र रेफ्रिजरेशन लैब एक ही कमरे में। तो वो ऊपर है मेरे ख्याल फर्स्ट फ्लोर पे, उस कोने पे जहाँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठता है उसके सामने। तो वहाँ आप जाएं, अगर कॉलेज जाना हो तो उसमें आप वो ज़रूर देखें। वेपर एक्वा अमोनिया सिस्टम जो है वहाँ लगा हुआ है, और उसमें बाकायदा आपको फ्रीजिंग करके कूलिंग करके दिखाई जाती है। उसमें कहीं भी कंप्रेसर आपको नज़र नहीं आएगा, मूविंग पार्ट्स कहीं नहीं होंगे, सिर्फ हीट। वहाँ ये कि हीट वेस्ट हीट यूज़ नहीं होती, वहाँ इलेक्ट्रिकल हीट यूज़ होती है, क्योंकि ये लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट है। लेबॉर्ट्री में सूरज कहाँ से लाएं, लेबॉर्ट्री में गर्म गैस कहाँ से पकड़ के लाएं, स्टीम कहाँ से लाएं। तो वो फिर हम ये करते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल हीटर लगा दिया, तो इलेक्ट्रिकल हीटर के ज़रिए उसको हीट करते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक फ्रिज होता है उसमें इलेक्ट्रिकल हीटर भी यूज़ हो सकता है। उसमें कोई जो चूल्हा, घर में चूल्हा जलाते हैं, वो सुई गैस, वो भी यूज़ हो सकता है। और उसमें बहुत पहले जब मैं स्टूडेंट था, मैट्रिक में, इंटर में, तो अखबार में बड़ी दिलचस्प खबर पड़ी थी जो मुझे अभी तक याद। वो मैंने बड़ी दिलचस्पी से पढ़ी। कह रहे जी पाकिस्तानी ने पता नहीं क्या कर दिया, तीर मार दिया। उसने जो है, ये 1960 70 65 70 की बात, कि उसने जनाब एक ऐसा रेफ्रिजरेटर ईजाद किया है जो मिट्टी के तेल से चलता है। और ये वो ज़माना था जब गैस का वजूद नहीं था। पाकिस्तान में घरों में गैस कहीं नहीं आती थी, और हमारे यहाँ सिर्फ घरों में या तो लकड़ी जलाते थे, चूल्हा चूल्हा होता था लकड़ी जलाने वाला, या उसमें वो जो भैंस का गोबर का जो वो उपले बनते हैं, इसको हम थापियाँ कहते हैं पंजाब में, वो थापियाँ जलाते थे। या फिर उसके बाद एक मजीद तरक्की हो गई, हम तरक्की याफ्ता हो गए शहरों में, केरोसिन, मिट्टी के तेल से चलने वाले चूल्हे आ गए, जिसमें बत्तियाँ, नीचे एक टैंक होता था केरोसिन का, उसमें बत्तियाँ लटकी होती थी। और उस ज़माने में बिजली भी नहीं होती थी, लालटेनें चलती थी, और बत्तियों केरोसिन ऑयल जलाते थे उस लालटेन में। तो उसी तरह के चूल्हे बन गए। तो वो मिट्टी के तेल, अच्छे जो डेवलप लोग थे, हमारे जो तरक्की याफ्ता लोग थे, उन्होंने लकड़ी जलाना और वो जो है ना वो भैंसों के गोबर जलाना बंद कर दिए, और उन्होंने जो ना वो बत्तियों वाला चूल्हा जिसमें नीचे केरोसिन तेल जलता था, वो जलाना शुरू कर दिया। उसके बाद मजीद तरक्की और गैस घर घर पहुंच गई, खुदा का शुक्र है। और आज पाकिस्तान में इतना बड़ा नेटवर्क है गैस का जो दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है, क्योंकि ये गैस के नेटवर्क बड़ा महंगा पड़ता है। गैस तो मुफ्त में पड़ती है, गैस बहुत सस्ती पड़ती है। आप देखें कतर है, सऊदी अरब है, कितनी बेशुमार गैस है उनके पास, लेकिन वो सिलेंडरों में इस्तेमाल करते हैं। पाइपलाइन किसी घर में नहीं है, किसी शहर में नहीं, क्योंकि वो बड़े बड़े मुल्क है। कतर तो छोटा सा एक जजीरा है, लेकिन आबादी बहुत कम है। तो गैस समंदर में पैदा होती है, तो समंदर से आबादियों तक पाइपलाइन बिछाना बहुत महंगा है, बजाय इसके उस सिलेंडर में जाके घरों को पहुँचा दो। और आबादी कम है, आबादी ज़्यादा होती जिस तरह हमारी है, तो फिर सिलेंडरों की कमी पूरी नहीं हो सकती, सिलेंडर की सप्लाई हो ही नहीं सकती। और आप देख रहे हैं कि रोज़ाना धमाके होते हैं। अभी इस महीने 2-3 धमाके हो चुके हैं कराची में, पंजाब में, कि वो सिलेंडर फटा है गैस का, और उसने पूरा बम की तरह मकान को गिरा दी। तो वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो घर घर जो है ना ये पाइपलाइन जो हमारे यहाँ सुई गैस ये अभी आई है, तो उसको सुई गैस से भी चला सकते हैं। लेकिन फैक्ट्रियों में, कारखानों में सुई गैस भी अवेलेबल है, उसमें कोयला भी अवेलेबल है, उसमें गैस भी अवेलेबल है, उसमें ऑयल भी अवेलेबल है। जिससे मर्जी चलाएं, सोलर सिस्टम से भी चला सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इस पे इलेक्ट्रोलक्स जो है ना, मैंने जब रशिया में था तो इलेक्ट्रोलक्स किस्म का फ्रिज मैंने घर में रखा हुआ था, क्योंकि छोटा सा कमरा था, घर क्या वो हॉस्टल का कमरा था, सिंगल बेड का छोटा सा कमरा था। और उसमें मैं अगर फ्रिज लेके आता वो, तो उसकी गड़गड़ की आवाज़ से मैं सारी रात सारा दिन सो नहीं सकता था, कंप्रेसर की आवाज़ से। तो ये साइलेंट होता है, इसमें कोई कंप्रेसर नहीं होता। तो ये मैंने यूज़ किया था, और वो
वापसी पे यहाँ तो चलना नहीं था उसको, यहाँ मुश्किल है इसका चलना, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 40-45 पे कंडेंस नहीं कर पाता। वहाँ पर 25-30-28 से ज़्यादा नहीं होता टेम्परेचर गर्मियों में, तो उस पर वो कंडेंस हो जाता है। तो वो वापसी भी मैंने वहीं किसी को गिफ्ट करके आ गया, बड़ा सस्ता भी था। तो वो स्वीडन के 2 स्टूडेंट ने बनाया था, एक एज ए अंडर ग्रेड के तौर पर, यानी प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उनका। और वो बाद में उन्होंने, कंपनी ने खरीद लिया, इलेक्ट्रोलक्स कंपनी बन गई। और इलेक्ट्रोलक्स कंपनी जो है आज तक चल रही है, रेफ्रिजरेटर बनाती है। आप गूगल पे जरूर सर्च मारें इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर के नाम से। अब जो है डोमेस्टिक यूनिट को इलेक्ट्रोलक्स कहते हैं, और कमर्शियल यूनिट जो है ना, वो तो हर फैक्ट्री कारखाने में बड़े बड़े मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं। और उसमें यॉर्क है, ट्रेन है, और कैरियर है, चाइना की कंपनियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, ग्री है। ये सब लोग बड़े बड़े जो है इस तरह के एब्जॉर्प्शन सिस्टम के इंडस्ट्रियल और कमर्शियल किस्म के फैक्ट्रियों कारखानों में लगते हैं। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स की एयर कंडीशनिंग होती है, जैसे कराची एयरपोर्ट है या इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। इसके अलावा बड़ा बड़ा हॉल है, ऑडिटोरियम है, उसकी एयर कंडीशनिंग होती है। हॉस्पिटल है, पूरी यूनिवर्सिटी का कैंपस है कि कमरा उसका एयर कंडीशन किया सकता है इसकी मदद से। तो इतने बड़े पैमाने की जो कमर्शियल या पब्लिक पब्लिक बिल्डिंग्स है, उनको एयर कंडीशन किया सकता है बड़े सस्ते तरीके से। तो अमोनिया जो है ना, इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। इवेपोरेटिव टेम्परेचर 0 या उससे बिलो हो सकता है, ये अमोनिया का फायदा है। लिथियम ब्रोमाइड वाटर में 0 से नीचे कूलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो जनाब पानी है, पानी रेफ्रिजरेंट है, पानी तो 0 फ्रीज हो जाता है, लिहाजा उसको माइनस टेम्परेचर के लिए फ्रिज नहीं बना सकते पानी से चलने वाला। तो अमोनिया से चलने वाला जो है ना, माइनस पे भी जा सकता है, -30 तक कर ले, -50 तक कर ले, तो वो कूलिंग करेगा। अमोनिया हैज अ ग्रेटर एफिनिटी एंड सॉल्युबिलिटी विद वाटर ओवर अ रेंज ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन। ये भी मैंने आपको बता दिया था। इस एफिनिटी की वजह से एक तो एडवांटेजेस ये है कि आप आसानी से उसको डिजॉल्व कर लेते हैं बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर में। लेकिन नुकसान ये है कि उसको सेपरेट करना, एफिनिटी जब आ गई, मोहब्बत आ गई, लव अफेयर हो गया, तो पानी का और अमोनिया का, तो उसको जुदा करना बड़ा मुश्किल है। मन तू श्री तू मन शुदा, हाँ हाँ, तू क्या कहते हैं, तू जान शुद्ध, हाँ हाँ, मन तन शुद्ध, तू जान, मन तन शुद्धम तू जान शुद्ध, या तू तन शुद्धम मन जान शुद्ध। ये फारसी का वो शेर है। अच्छा, इलायदगी मुमकिन नहीं जब मोहब्बत पैदा हो जाए। तो अमोनिया हैज जी सर। ग्रेटर, अमोनिया और वाटर का ये सिस्टम है, और वो उसका फायदा भी है और नुकसान है। को सेपरेट करने के लिए हमें अलग से डिफ्लेगमेटर और एनालाइजर लगाना पड़ता है, उनके हाथ पाँव खींच के जोड़ के अलहदा करना पड़ता है। नाउ स्टेबिलिटी ओवर अ रेंज ऑफ जनरेटर टेम्परेचर, यानी कि एक तो एक इसका जनरेटर टेम्परेचर जो है ना स्टेबल, जिस टेम्परेचर पे मर्जी उसको हीट करे, 50 पे, 100 पे, 120 पे, वो हो सकता है। कंपेटेबिलिटी विद मटेरियल्स, हाँ मटेरियल का भी मसला है, एक्सेप्ट कॉपर एंड ये अमोनिया कॉपर का दुश्मन है। पीतल, तांबा, इन चीज़ों को खा जाता है, फौरन कोरोड करके उसको खा जाता है, पाउडर बना देता है। तो उसके साथ कंपेटेबल नहीं है। बाकी स्टील के साथ, आयरन के साथ, प्लास्टिक के साथ ये कंपेटेबल है, कोई मसला नहीं। तो अमोनिया हैज़ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये एडवांटेज है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ज़्यादा कूलिंग करेगा। 1 kg अमोनिया बहुत ज़्यादा कूलिंग करेगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ना उसकी ज़्यादा है। पर केजी लिक्विड बॉयल होगा तो उसकी हीट एब्जॉर्प्शन जो होती है उसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। इसको HG कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स HG। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसकी ज़्यादा है, तो कूलिंग ज़्यादा मिलेगी। और अमोनिया इज टॉक्सिक, ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। अमोनिया इज टॉक्सिक इन केस ऑफ लीकेजेस। इसके ज़रा सा एक कतरा भी लीक हो जाए कमरे में, तो आप जो है ना, आपकी नाक में, आंखों में आंसू आना शुरू हो जाएंगे, भाग जाएंगे आप। और ज़्यादा सूंघ लें तो आपकी, मिनट 2 मिनट वहाँ ठहर जाए उस कमरे में, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। ज़्यादा जहाँ अमोनिया, लेकिन फ़ायदा ये है कि इसकी बू ज़रूर आती है, इसकी बू को रोका नहीं जा सकता। इतनी तेज़ बू होती है कि आपकी आंखों में, आपकी स्किन में, आपकी जलन होती है। तो जहाँ जो ही आपको जलन होती है, हाथों में, चमड़ी पे, आंखों में, नाक में, आप खुद ही भागते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और यही वजह है कि गुज़श्ता 200 साल से इतनी खतरनाक गैस होने के बावजूद, जिसमें आदमी 1 मिनट 2 मिनट रह जाए तो वो मर जाता है। ये चल रही है इसलिए कि लोगों को नुकसान नहीं होता, लोग निकल जाते हैं वहाँ से, भाग जाते हैं। यही इसी इसी ट्रिक को यूज़ करती है हमारी पुलिस, जो आजकल हंगामे हो रहे हैं। आंसू गैस छोड़ो जी,
ये आंसू गैस दरअसल अमोनिया ही होती है और बहुत डेंजरस है। और बच्चों ने जो जलसे जुलूसों में होते थे 1960 70 में, हमें याद है जो अयूब खान के खिलाफ एहतजाज होते थे, पीपल पार्टी ने भुट्टो की क़यादत में जुलूस वगैरह निकालते थे, तो उन पर बेतहाशा आंसू गैस छोड़ी जाती थी। और हमारे यहाँ हर चीज़ इम्पोर्ट होती है, आंसू गैस के गोले ख़त्म हो गए। वो क्या करते थे कि बच्चे हाथ में बाल्टी पानी, उसमें आधा आधा पानी भरा होता, आधी बाल्टी पानी लेके हाथ में बच्चे दौड़ रहे होते थे। जो ही आंसू गैस का शेल नीचे गिरता था ज़मीन पे, वो उठा के बाल्टी में डाल देते। तो हमने बताया कि उसकी अमोनिया की एफिनिटी है पानी के साथ, वो पानी में डिजोल्व हो जाती थी और लोग महफूज होते। तो इससे नुकसान हो गया हुकूमत को, पुलिस के पास सारे आंसू गैस के शेल ख़त्म हो गए। और उस वक्त इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ कि आवाम पे बड़ा जुल्म हो रहा है। तो चेकोस्लोवाकिया से ये शेल आते थे, तो उसने सप्लाई करना बंद कर दी। तो भाई तुम आवाम पे जुल्म कर रहे हो, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, हम आंसू गैस नहीं देंगे। हाँ, इतने रखो। अमोनिया हैज़ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये हमने पढ़ लिया। अमोनिया हैज़ टॉक्सिक, ये पढ़ लिया। ऑपरेटिंग प्रेशर्स आर रिलेटिवली हाई, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन हमें कंप्रेसर की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हीट की ज़रूरत है, तो हम एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। तो हाई प्रेशर पर कंप्रेस करने के लिए ज़ाहिर हाई एनर्जी कंज्यूम होती है। दूसरा, एक और डिसएडवांटेज जो हम पहले बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, एनालाइजर और रेक्टिफायर, इनकी ज़रूरत है। ज़ाहिर कोई चीज़ मुफ्त में नहीं आती। जब एक्स्ट्रा डिवाइस लगाएंगे, एक्स्ट्रा टैंक, एक्स्ट्रा एनालाइजर पाइपिंग, ये वो, तो उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा होगा, ये ज़रा महंगा